मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास आधा गांव का। आधा गांव जिसे लिखा है राही मसूम रजा ने। अब तक मैं उपन्यास आधा गांव के भाग 2 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास आधा गांव के भाग 3 उद्गम का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। आकाश कार्तिक के आसमान की तरह धुला धुला सा था और सितारों से यूं पटा हुआ था जैसे चैत में महुए की सुगंध से धरती पट जाती है। जनाने इमाम बाड़े के आंगन में लगे हुए कदब की शाखें भी फूलों की अनगिनत गेंदें लिए मुस्कुरा रही थी और हवा से चुहलें कर रही थी और कच्ची उम्र की सालियों की तरह बहनोई की राह देख रही थी। झंगटिया वो इमाम बाड़े के बड़े आंगन में बिल्कुल अकेली थी। वह मुहर्रम की रातों में यूं भी अकेली रह जाया करती थी, क्योंकि सुलेमान की मजहबियत इतनी जाग उठती थी कि मुहर्रम के दिनों में वह उसे रात में भी नहीं छुआ करते थे। वह भी इसका बुरा नहीं माना करती थी। आखिर तो एक दिन अली अकबर के बाबू के आपन अल्लाह मियाँ के मुंह दिखावे के होई। उसने सुलेमान से उनके अल्लाह मियाँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। दिल ही दिल में वह अली अकबर के बाबू के अल्लाह मियाँ से डरने लगी थी। इसलिए शुरू शुरू में तो उसने मुहर्रम की तन्हाई का बुरा माना, लेकिन फिर उसने दिल को समझा लिया। और फिर यह भी कुछ अच्छा नहीं लगता था कि बशीर मियाँ और वजीर मियाँ तो बड़के फटकवा में सोएं और अली अकबर के बाबू आपन लुगाई के पास रहे। इसलिए सुलेमान गाजीपुर के काफिले के आते ही मर्दाने में चले जाते थे और झंगटिया बो जनाने इमाम बाड़े के गोदाम में उठ जाया करती थी। अली अकबर और बछनिया को अकबर भी अपने पास रख लिया करती थी। अली अकबर अंदर के पैगाम बाहर ले जाया करता था और बछनिया अकबर भी के पांव दबाया करती थी और बशीर मियाँ की बड़ी बेटी सरबरी से शहर की बातें सुना करती थी। और कभी कभी वजीर मियाँ के लड़के विक्कन के साथ दोपहर के वीरान किए हुए किसी गलियारे में या कोठे पर ब्याह के खेल खेला करती थी। बिक्कन मियाँ बनता और वह बीबी। और जब एक दिन उसके पेट से केचुआ गिरा तो उसने चुपके से विक्कन के कान में कहा कि उसका पेट गिर गया है। घर में इस खेल की खबर किसी को न थी और झंगटिया वो खुश थी कि उसकी बछनियां बीबियों के साथ पलंग पर बैठती है और उनके बच्चों के साथ खेलती है। उसे खूब याद था कि जब वह छोटी थी तो इन बातों के लिए कितना तड़पा करती थी। और जब सुलेमान ने पहली बार अपने पलंग पर एक तरफ उसे अपने पास लिटा लिया था तो वह कितना खुश हुई थी। लेकिन अब के मुहर्रम की तन्हाई कुछ अजीब सी थी। गाजीपुर के लोग जागे हुए थे, मजलिसें हो रही थी, लेकिन मुहर्रम का रंग नहीं आ रहा था। मर्दाने में बशीर मियाँ, वजीर मियाँ, सब्बर मियाँ और अग्गू मियाँ की कमी थी और इनके अलावा फुन्नन मियाँ, हम्माम मियाँ और अली अकबर के बाबू भी गाजीपुर चले गए थे। छोटी अदालत ने दक्षिण पट्टी वालों को सेशन सुपुर्द कर दिया था और डिप्टी अली हादी के कहने से माटी मिले जज ने मुहर्रम में तारीखें डाल दी थी। बड़का फाटक तो दूर नहीं था, लेकिन गाजीपुर तो बहुत दूर था। इतना दूर था कि भरे पूरे घर और अलमों और ताजियों की भीड़ भाड़ में और नौहों मरसियों के मानुस शोर में भी झंगटिया वो अपने आप को अकेला पा रही थी। और इसलिए जिंदगी में पहली बार उसे यह सोचना पड़ा था कि जिस दुनिया में वह रह रही है वह उसकी अपनी दुनिया नहीं है। भगवान न करे अली अकबर के बाबू के कछऊ हो गई तो हम का करी। उसे अली अकबर और बच्चन की बहुत जरूरत हो रही थी। वह उन्हें भींच लेना चाहती थी, अपने आप को यह यकीन दिलाने के लिए कि वह कोई ख्याल नहीं है जो गिर जाने के लिए किसी कटी हुई पतंग की तरह हवा में भटक रहा हो। वह तो झंगटिया बो है। वह अली अकबर के बाबू की लइकन की मतारी है।
एकाएक कल्लू कक्का की खलवत से नज्जन मिरासी के सलाम गुनगुनाने की आवाज आने लगी। वह जोगिया में सलाम गुनगुना रहे थे। जगह मोल ली है मजारों की खातिर, जमी पर सहेदी निसा खींचते हैं, साहिबे इमामे जमा खींचते हैं। नज्जन की आवाज झंगटियाबो की आवाज से भी अच्छी थी। वह अक्सर रात गए अपनी दोनों लड़कियों दिलारा और सितारा के साथ अपने लिए और आसमान पर टकते हुए महुओं की तरह बिखरे हुए सितारों के लिए और जमीन पर लड़खड़ाती हुई हवाओं और दीवारों से चिपकी हुई परछाइयों के लिए सोजख्वानी किया करते थे। और उनकी आवाज सुनकर झंगटिया बो जाग उठा करती थी। नजन मिरासी जौनपुर के रहने वाले थे। गाजीपुर की तवायफों को गाना सिखाते थे। सारंगी पर उनके साथ संगत किया करते थे। बशीर मियाँ ने उन्हें 4 बीघे की खुद काश्त का लालच दिया तो वह गंगौली आने को तैयार हो गए। इसलिए कक्का के मर जाने की वजह से वीरान हो जाने वाली जगह फिर आबाद हो गई। नज्जन अपनी बीबी गफूरन और 2 बेटियों दिलारा और सितारा के साथ गंगौली आ गए। दिलारा बिल्कुल जवान थी, सितारा उससे कम जवान थी, पर उससे कुछ ज्यादा खूबसूरत थी। तीखा नाक नक्श, नमकीन सांवला रंग, गहरी भूरी आंखें और बड़े बड़े गहरे सियाह बाल। उसके बाल इतने बड़े थे कि अगर वह चाहती तो जाड़े में उन्हें ओढ़ सकती थी। दक्षिण पट्टी वालों ने इन मिरासनों को इसलिए आबाद किया था कि गुफूरन, दिलारा और सितारा की वजह से जनानी मजलिसों की रौनक बढ़ जाएगी। नज्जन ने अपनी बेटियों को अपनी आवाज का मीठा दर्द भी दे दिया था। खुद नज्जन बड़े अच्छे सोजख्वां थे और दक्षिण पट्टी वालों को सोजख्वानों की सख्त जरूरत थी। अब्बू मियाँ और सिप्तू मियाँ अच्छी सोजख्वानी कर लेते थे, लेकिन दोनों ही दमे के रोगी थे और 10 दिनों की 30-40 मजलिसों को संभालना उनके वश में नहीं था। फिर उनकी सोजख्वानी में हुसैन हैदर और हुसैन अली मियाँ की सोजख्वानी वाली बात भी न थी। फौजदारी के बाद से हुसैन अली मियाँ ने इधर की मजलिसों में जी लगाकर सोज पढ़ना बंद कर दिया था। वह रात की मजलिसों में पीलू और दिन की मजलिसों में मालकौस के ठाठ बांधने लगे थे। और पहली की मजलिस में तो उन्होंने यह हरकत की कि 9 तारीख की रात वाली मजलिस का मरसिया पढ़ डाला। इसलिए यह तय किया गया कि दक्षिण पट्टी की मजलिसों में नज्जन सोजख्वानी किया करेंगे। नज्जन को यह बात नहीं मालूम थी। वह यूं ही गुनगुना रहे थे। उनकी आवाज में पैसे की चमक दमक से ज्यादा अकीदे की गर्मी थी। दिलारा और सितारा बाजू बनी हुई थी और वे तीनों आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे करौदे की 2 चंचल झाड़ियों के बीच में आम का कोई छतनार पेड़ खड़ा हो, उनसे अलग भी और उनके साथ भी। दिल आरा तो जोगिया के गहरे सागर में बही जा रही थी। सूरों की ऊंची नीची लहरों के साथ हिचकोले खाती हुई अपने बाबा का साथ दे रही थी। लेकिन सितारा का दिमाग उसके बदन की तरह चंचल था। वह हम्माम मियाँ के बड़े बेटे अब्बास के बारे में सोच रही थी, जो अलीगढ़ में पढ़ता था और सिर्फ छुट्टियों में गंगौली आया करता था और उसके आते ही जैसे मुहर्रम आ जाता था, दक्षिण पट्टी अंगड़ाई लेकर जाग पड़ती थी। तमाम वीरान गलियारे सांस लेने लगते, पिनकते हुए आंगन ठट्ठा मारकर हंसने लगते। सितारा जानती थी कि अब्बास उसी से मिलने आता है। हालांकि यह बात अब्बास ने कभी उससे कही न थी। बस होता यह कि अब्बास आता और वह न होती तो उदास हो जाता, और जब वह आ जाती तो अब्बास वजाहिर तो उससे बेखबर ही रहता, लेकिन उसकी आवाज में खनक आ जाती और सितारा की नस नस में कलियां चिटकने लगती। अब्बास गफूरन को अलीगढ़ के लतीफे सुनाया करता और जिन्ना साहब की राजनीति समझाता और राजा महमूदाबाद, चौधरी खली कुजमा, गफनर अली, नवाब इस्माइल, नवाब यूसुफ, सर सुल्तान और इसी तरह के न जाने कितने अजनबी नाम लेता। कहता था कि हिंदुस्तान के 10 करोड़ मुसलमान कायदे आजम के पसीने पर अपना खून बहा देंगे। ये बातें न गफूरन की समझ में आती न सितारा की। गफूरन कहती, अब मियाँ आप पढ़े लिखे हैं, ठीक ही कहते होंगे।
अरे गफूरन बुआ, अब्बास कहता, एक मर्तबा पाकिस्तान बन गया तो मुसलमान ऐश करेंगे, ऐश। वह जोश में आ जाता और खान अब्दुल गफ्फार खां वगैरह को बुरा भला कहने लगता। बुआ, ये लोग तो मुसलमानों को हिंदुओं के हाथ बेचने पर तुले हुए हैं। सितारा को पाकिस्तान के बनने या न बनने में कोई दिलचस्पी न थी। वह तो बस अब्बास की आवाज सुना करती थी, तले हुए अंडे की सोधी महक की तरह। अब्बास की आवाज सितारा पर छा जाया करती थी। मगर पाकिस्तान के नाम उसे जरूर याद हो गया, और उसे यह भी यकीन हो गया था कि पाकिस्तान जरूर कोई अच्छी चीज है। इसलिए जब मुहर्रम में दक्षिण पट्टी के दोनों बड़े फाटक आवाजों से छलकने लगते और वहीं अब्बास वाले तमाम नाम फिर फिर कर जबानों पर आते, तो कभी कभी सितारा दरवाजे की ओट में खड़ी हो जाती, और यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य होता कि वजीर मियाँ के अलावा दक्षिण पट्टी का कोई आदमी पाकिस्तान को अच्छा नहीं कहता। क्योंकि इमाम हुसैन ने अमर बिन साद से यह कहा था कि मैं बैयत नहीं कर सकता, लेकिन अगर यजीद यह समझता है कि मैं बगावत कर दूंगा तो वह मुझे हिंदुस्तान से चले जाने दे। इसीलिए हुसैन को मानने वाले हिंदुस्तान का बुरा नहीं चाह सकते। आखिर मौला और आका ने कुछ सोचकर ही तो काफिरों के इस मुल्क को चुना होगा। और केवल यही नहीं हुआ मित्रों, इसमें एक नाम आया है, अमर बिन साद, यजीद की उस सेना का सेनापति जो करबला में हुसैन से लड़ी थी। दूसरा है बैयत। धर्म के मामले में जब कोई किसी को अपनी मर्जी का मालिक बना देता है तो उसे बैयत करना कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और केवल यही नहीं हुआ, एक कश्मीरी ब्राह्मण भी करबला में इमाम हुसैन के साथ शहीद हुआ था। उस ब्राह्मण के खानदान वाले खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। उनकी गर्दन में गुलबंद की तरह एक लाल लकीर सी पड़ी होती है। ये अगर यकीन न हो तो गाजीपुर के डॉक्टर त्रिलोकीनाथ को देख लो। वह हुसैनी ब्राह्मण है और उनकी गर्दन में वह खून की डोरी पड़ी हुई है। हुसैन हिंदुस्तान नहीं आ सके, हम आ गए हैं तो हम यहां से नहीं जाएंगे। इन बातों के साथ ही फिर सिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस और फखे कौम, कल्बे अब्बास और हुसैन भाई लालजी और न मालूम किस किस की बातें होने लगती। सितारा की समझ में ये बातें भी न आती थी, लेकिन यह बात उसकी समझ में आती थी कि इमाम हुसैन हिंदुस्तान आना चाहते थे। शायद अब्बास को यह बात नहीं मालूम है, मगर उसे यह बात कैसे बताई जाए, यह सितारा की समझ में नहीं आता था। उसे तो अब्बास की तरफ देखने में भी शर्म आ जाया करती थी। और यह मुआ जिन्ना कैसा सिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ है। वह यह बात भी अब्बास से नहीं पूछ सकती थी, मगर सरबरी से पूछ लेने में तो कोई नुकसान था नहीं। आखिर वह भी तो हर वक्त न मालूम क्या क्या अंट संट पढ़ा करती है। बाजी, यह पाकिस्तान क्या है? उसने एक दिन सरबरी से यह पूछ ही डाला। मुसलमानों का एक मुल्क बनेगा, सरबरी ने बड़े विद्वानों की तरह कहा। यह मुल्क क्या होता है बाजी? सरबरी इस सवाल पर बिल्कुल सिरपिटा गई, क्योंकि यह बात उसे भी नहीं मालूम थी कि मुल्क क्या होता है। उसे यह मालूम था कि पाकिस्तान से मुसलमानों को क्या फायदा होगा। ये बातें उसे अम्मू से मालूम हो चुकी थी, और मुनिस जब अलीगढ़ से आते तो वह भी पाकिस्तान के अलावा कोई और बात न करते। लेकिन सरबरी को यह बात अब तक किसी ने न बताई थी कि मुल्क क्या होता है। ठीक उसी वक्त अब्बास आ गया। क्या बात है बाजी? उसने सवाल किया। सितारा पूछ रही है कि मुल्क क्या होता है। अब्बास खिलखिलाकर हंस पड़ा। शायद पल भर के लिए वह भूल गया कि हम्माम मियाँ फौजदारी के एक मुकदमे में फंसे हुए हैं और उसमें उनको सजा भी हो सकती है। वह तो पगली है बाजी, उसने कहा। एक रोज गफूरन बुआ से पूछ रही थी कि जब बीबियों के मियाँ लोगों को मियाँ कहा जाता है तो फिर मुनीस मासूम, मद्दू बिक्कन, बद्दन और दूसरे उन तमाम लड़कों को मियाँ क्यों कहा जाता है, जबकि उनका ब्याह भी नहीं हुआ है। अब्बास फिर हंसने लगा। सरबरी भी हंस पड़ी। पास ही लेटकर तस्बीह पढ़ती हुई अकबरी भी मुस्कुरा पड़ी। सितारा लाल पड़ गई। हम ही ना कहा रहा बाजी, उसने सरबरी से कहा। बुलाऊंगा फूरन बुआ को? अब्बास ने धमकाया। बुलाइए। और जब वह चौकी तो उसने देखा
कि भरे आंगन में वो अब्बास से बातें कर रही है। वह ऐसा शर्माई कि भाग खड़ी हुई। अरे बेटा, यह तुम कैसे सुर लगा रही हो? नज्जन ने उसे टोका। वह चौंक पड़ी। उसने घबराकर अपने बाबा की तरफ देखा कि कहीं उसकी चोरी तो पकड़ी नहीं गई। मगर नज्जन तो जोगिया के पंख लगाए बहुत ऊंचे उड़ रहे थे। सम तक आए बिना वह फिर ऊपर उठ गए, बादलों के पास, इतने ऊपर कि दोपहर में मंडराती हुई चीलें भी न जा सकें। सितारा फिर जी लगाकर साथ देने लगी। अपने आंगन में लेटी हुई झंगटिया बो ने भी इस बात को महसूस कर लिया कि सितारा अपनी यात्रा में लौट आई है। वह यूं गायब हो जाने का भेद जानती थी। वह खुद भी कजरी गाते गाते अक्सर यूं ही गायब हो जाती थी और अली अकबर के बाबू के बारे में सोचने लगती थी तो कोई सखी उसे टोक दिया करती थी। लेकिन यह सितारा किसके बारे में सोचने लगती है? उसने अपने आप से सवाल किया। सितारा को खबर भी न हुई कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वह तो सोजख्वानी के बाद पढ़कर सो गई। गफूरन पानी के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि उसके पायचे सरक गए हैं और उसके ढले हुए सांवले पैर नंगे हो गए हैं और सितारे नदीदों की तरह उसे टकटकी बांधे देख रहे हैं। गफूरन ने उसके पायचे बराबर कर दिए। सितारा शायद उस वक्त कोई ख्वाब देख रही थी। अपनी टांगों पर किसी के हाथों का दबाव महसूस करते ही वह नींद में शर्मा गई। हटिए, क्या करते हैं आप? वह करवट लेकर फिर सो गई। मगर इतनी सी बात गफूरन का माथा ठनकाने के लिए बहुत थी। फिर उसे नींद न आई। उसे मालूम था कि मियाँ लोगों के अलावा राखियों के छोकरे और कई मनचले जुलाहे भी दिलारा और सितारा के दीवाने हैं। उसे राखियों और जुलाहों का कोई डर न था, क्योंकि वह सोच भी न सकते थे कि बड़े फाटक में रहने वाली कोई लड़की उनके हत्थे चढ़ सकती है। लेकिन मियाँ लोगों का हाथ कौन पकड़ सकता है? और अब तो इस लौंडिया ने ख्वाब में किसी को देख देख कर शर्माना भी शुरू कर दिया है। सवेरे ही सवेरे उसने नज्जन से कहा कि अब दिलारा और सितारा की शादी कर देनी चाहिए। भली मानस, मुहर्रम ही रह गया है शादी ब्याह की बात को। नज्जन यह कहकर उत्तर पट्टी की मजलिस करने चले गए। गफूरन भी बटुए का एक बीड़ा खाकर जनाने की तरफ चली गई। वहां अभी तक बीबियां आंगन में ही थी। पलंग धूप में सरका दिए गए थे। रात भर के आराम के बाद ताजा दम मक्खियां रह रहकर उम्मे मैला के गोद वाले बच्चे के मुंह पर छापा मार रही थी। वह कुनकुना रहा था और खजूर की एक पंखिए से मक्खी झलने वाली अकबरी भी उन्हें कोस रही थी कि मट्टी मिली निखौदी पगला गई है का। उनका यह सवाल सबने सुना, लेकिन किसी ने जवाब देने का कष्ट नहीं उठाया। तमाम बीबियां अपने कामों में लगी हुई थी। गफूरन चुपचाप एक पलंग के पायती बैठ गई और अकबरी बी के हाथों से पखिया लेकर बच्चे की मक्खियां झलने लगी। अब्बास उस वक्त नफीसा बीबी की गोद से अफसरी को लेने की कोशिश कर रहा था और सितारा अब्बास को देख देख कर शर्माई जा रही थी। अब्बास सितारा की आंखों को अपने बदन पर महसूस कर रहा था। शायद इसीलिए उसका चौड़ा सीना और चौड़ा हो गया था। फिर उसने तंजेब के कुर्ते की आस्तीनें भी उलट दी। उसके भरे भरे बाजू नंगे हो गए और सितारा की आंखें उनके बाजुओं से चिपक कर उस मक्खी की तरफ फड़फड़ाने लगीं जो गाढ़े सीरे में फंस गई हो, कि निकलना भी चाहती हो और निकलने को तैयार भी न हो। नईमा बी ने सितारा की निगाहों का पीछा किया और फौरन भाप गई कि उसकी कहानी शायद दोहराई जाने वाली है। वही 55 साल पहले, जब वह अभी सितारा की तरह लगभग जवान थी और केवल नौमुनिया थी, तो उसकी निगाहें यूं ही हम्माद के अब्बा और अब्बास के दादा के बदन से चिपक गई थी। नतीजे में वह नैमुनिया से नईमा भी बन गई। सैयदजादे उन्हें नानी और दादी पुकारने लगे। सैयदजादों ने उनके बाप दादा को नाना या दादा कहकर आवाज नहीं दी। यह एक बहुत बड़ा आदर था। तो क्या यह मुई मिरासन गफुरनी की बेटी इस आदर के काबिल है? वह कुछ कहना ही चाहती थी कि आसमान भनभनाने लगा। सबकी आंखें आसमान की तरफ उठ गईं। लोहे की एक चील सी दिखाई दी जो पंख हिलाए बिना उड़ी चली जा रही थी। तमाम औरतें एक दूसरे को हवाई जहाज दिखलाने लगी। बच्चों ने आंगन में उछलना कूदना शुरू कर दिया।
कैसर तो उसको दिखा दिखा कर पेशाब करने लगा। सितारा और दिलारा, जो उस वक्त कैसर की तरफ ही देख रही थी, घबराकर शर्मा गईं। फिर हवाई जहाज एकदम से आंगन पर आ गया तो कुछ पर्दे वाली बीबियों ने आंचल की ओट कर ली और कुछ उई और माटी मिली कहती हुई गिरती पड़ती दालान में भाग गईं। इन बीबियों का ख्याल था कि हवाई जहाज वाले झांकते जरूर होंगे। इस भागदौड़ में नईमा भी सितारा को भूल गई और किसी को ख्याल भी न आया कि सितारा घर में नहीं है और अब्बास भी अफसरी को नफीसा बी की गोद में फेंक कर कहीं जा चुका है। बात यह हुई कि अब्बास के भरे भरे बाजू देखते देखते सितारा ऐसी शर्मा गई कि भाग गई। अब्बास जानता था कि वह खलवत में गई होगी, मगर वह आंगन को पार करके उधर नहीं गया। सच्ची बात तो यह है कि वह खलवत की तरफ जाने के ख्याल से निकला ही न था। सितारा के चले जाने के बाद घर में उसका जी न लगा तो वह बाहर चला गया। इमाम बाड़े का 3 दरा वीरान था। सहनसिन का हरा दरवाजा बंद था। गुसल खाने के पास गड़ा हुआ फरहारा चुपचाप खड़ा हुआ था और उसका पंजा सूरज के सामने दमक रहा था। खूटियों की फांसियों से झूलते हुए पेट्रोमैक्स बेजान थे। अब्बास को उनमें क्या दिलचस्पी हो सकती थी। वह फक्कड़ तले की मजलिस में चला गया होता, लेकिन उसे ख्याल आया कि मजलिस खत्म हो रही होगी और मस्सू भाई नौहा पढ़कर बोर कर रहे होंगे। इसलिए उसने सोचा कि मियाँ लोगों की गैरहाजिरी का फायदा उठाकर वह अनावरुल हसन राकी के लड़के फारूक से क्यों न मिलाए, जो अलीगढ़ में ही पढ़ता था और उसका सीनियर था और अखिल भारतीय मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का उपसभापति था। मियाँ लोगों के सामने तो वह रकियाने नहीं जा सकता था, बड़े जूते पड़ते। मियाँ अब्बू, तुम इतने बड़े हो गए और तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि अशरफ राकियों वाकियों के दरवाजे पर नहीं जाते। इसलिए उसने सोचा कि फारूक के यहाँ जाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता, क्योंकि इस वक्त तमाम मियाँ लोग या तो मस्सू भाई के नौहे पर रो रहे होंगे या रोने की कोशिश कर रहे होंगे या रोने वालों जैसा मुंह बना रहे होंगे। किसी को पता नहीं चल सकता कि वह कहाँ गया था। वह तो अपनी इस गंगौली में फारूक को फारूक भाई भी नहीं कह सकता था। किसी सैयद जमींदार का लड़का किसी राकी बच्चे को भाई कैसे कह सकता था। तमाम ऊंच नीच पर अच्छी तरह सोच विचार कर लेने के बाद अब्बास फुन्नन मियाँ के घर के सामने से दक्षिण की तरफ जाने वाली गली में मुड़ गया। ए बेटा, कोनो खबर ओबर आई? फुन्नन मियाँ की बीबी कुलसुम की आवाज आई। वह रुक गया, क्योंकि कुलसुम ने जिंदगी में पहली बार उसे आवाज दी थी। यह बात थी कि फुन्नन मियाँ दो तरफा किस्म के सैयद थे और हम्माम मियाँ की माँ नईमा जुलाहिन थी। मगर हम्माम मियाँ बड़े फाटक वाले थे और फुन्नन मियाँ एक मामूली से जमींदार थे। वह इतने मामूली जमींदार थे कि पाजामा नहीं पहनते थे, लुंगी बांधते थे। वह भी सिली हुई लुंगी नहीं, बल्कि कसाईयों की तरह की फेटेदार लुंगी। यह सब ठीक, लेकिन सैयद फिर सैयद होता है। हम्माम मियाँ फाटक के गरूर में उन्हें मुंह नहीं लगाते थे, इसलिए कोई 20-22 साल से उन दोनों में बोलचाल बंद थी। इसीलिए फुन्नन मियाँ की बीबी कुलसुम की आवाज़ सुनकर वह रुक तो गया, लेकिन उसकी समझ में यह नहीं आया कि आखिर उसे कुलसुम से किस तरह बोलना चाहिए। शाम तक कोई खबर आएगी, उसने कहा। सड़ई उत्तर पट्टी वाले जैसा ही सब मुखो परेशान किहीन है, हरमजादे। अब्बास ने सोचा कि अब तो कुलसुम अल्लाह मियाँ से बातचीत कर रही है, इसलिए उसके रुकने की अब कोई जरूरत नहीं रह गई, तो वह आगे बढ़ गया। वह यह सोच सोचकर खुश हो रहा था कि रकियाने वाले उसे देखकर कितना खुश होंगे। मुसलमान मुसलमान भाई भाई होता है। इस्लाम ऊंच नीच को नहीं मानता। क्या हजरत रसूल ने सलमान फारसी को अपने अहले बैत में नहीं गिना था? उसने दिल ही दिल में एक भाषण तैयार कर डाला कि अगर खुदा न करे मियाँ लोगों को उसकी इस हरकत का पता चल गया तो वह क्या करेगा। जब वह इस तकरीर को ठोक बजाकर देख चुका तो उसने देखा कि वह नज्जन की खुलवत के बाहरी दरवाजे के सामने है और वह टाट का पर्दा सरका हुआ है और सितारा का बदन झलक रहा है। वह पर्दा उठाकर अंदर चला गया। सितारा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने दुपट्टे का तकिया बना रखा था, मगर जब उसने अब्बास की आंखों की आंच से अपने बदन को पिघलता हुआ महसूस किया
तो उसे याद आ गया, उसने दुपट्टा नहीं ओढ़ रखा है। उसने झपाक से दुपट्टा ओढ़ लिया। गफूरन बुआ नहीं है क्या? अब्बास ने एक बहुत ही बेवकूफी का सवाल किया। नहीं, वो तो आपे की तरफ गई हैं। और नज्जन मियाँ? वो मजलिस करे गए हैं। तो तू अकेली हो? वह बाप दादा की बोली पर आ गया। जी हाँ। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो जी? यह पूछकर वह बाहर चला गया। उसने सितारा को जवाब देने का मौका न देकर अच्छा ही किया, क्योंकि सितारा बेचारी जवाब ही क्या दे सकती थी। वह तो अपनी सांसों की झाड़ियों में उलझ उलझ कर गिरी गिरी पड़ रही थी। अब्बास के जाने के बाद भी उसे देर तक होश न आया। वह मुस्कुराती रही और शर्माती रही, और दुपट्टे को अपने सीने पर रख रख कर बराबर करती रही। और फिर उसे खलवत की दीवारों और दरवाजों और सदर दरवाजे पर पड़े हुए टाट के पर्दे से शर्म आने लगी। और उस खाली पलंग की तरफ देखकर तो वह मर गई, जिस पर लेटी हुई वो अब्बास की राह देख रही थी। उसने दरवाजे से देखा। गली दूर दूर तक सुनसान थी। मर्दाने इमाम बाड़े की तरफ से ताशा बजने की आवाज आ रही थी कि गांव वाले आ जाओ, मजलिस का वक्त हो गया। उसने फिर मुड़कर पलंग की तरफ देखा, और फिर वह पहले की तरह अपने दुपट्टे का तकिया बनाकर लेट गई। उसकी निगाहें करामात इक्केवान की उस अड़ियल घोड़ी की तरह पलंग पर अड़ गई, जैसे वह बौरी के पुल की चढ़ाई पर अड़ गई थी। इक्के की छतरी का बांस पकड़कर बैठे हुए अब्बा तो छिटक कर दूर जा पड़े थे, और अम्मा नादे अली पढ़ने लगी थी, और आपा या अली अली पुकारने लगी थी, और करामत अपनी घोड़ी को गंदी घिनौनी गालियां देने लगे थे, और नादे अली पढ़ने वाली अम्मा के साथ साथ या अली कहने वाली आपा भी शर्मा गई थी। यह तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बास न मालूम कहां से आ गया। सितारा का दिल धक धक करने लगा। मजलिस शुरू होने वाली है, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। जवाब में अब्बास उसके पास से गुजर कर पलंग पर बैठ गया, मगर वह सितारा के पास यूं गुजरा कि उसका हाथ सितारा के हाथ से छू गया। सितारा का सारा बदन सितारा की तरह झनझना गया, और सातों सुर घरघरा कर एक दूसरे से चिपट गए। दरवाजे पर ताशा बजना बंद हो गया। अलीमुआ हम्माम ने फर्श से हुक्के हटा दिए। सब्बू मियाँ ने सहनसीन का दरवाजा खोला। लोगों ने उठकर अलमों और ताजियों को ताजीम दी, और तब वह हुआ जिसकी उम्मीद न थी। सब्बू मियाँ ने नज्जन की तरफ देखा और कहा, पढ़ो। जब तक नज्जन सोजख्वानी की चौकी पर बैठ नहीं गए, तब तक किसी की समझ में यह बात न आई। मगर तब सवाल यह पैदा हुआ कि नज्जन का बाजू कौन बने। कोई सैयद ज्यादा किसी मिरासी का बाजू नहीं बन सकता था, और गंगौली में सैयदों के सिवा किसी को सोजख्वानी की कला नहीं आती थी। नज्जन ने गुनगुनाना शुरू किया। जिस घड़ी नैहर पर खैमे साहे बाला के हुए, और सितमगार मजाहिम लबे दरिया के हुए, हुसैन अली मियाँ का ख्याल था कि नज्जन पेशखानी करेंगे। असली पढ़ने वाले से पहले जो वातावरण बनाने के लिए पढ़े, उसे पेशखां, और उसकी पढ़ाई को पेशखानी कहते हैं। मगर जब उन्होंने मरसिया गुनगुनाना शुरू किया, तो हुसैन अली मियाँ की छोटी छोटी मुट्ठियां पहले तो कई बार खुली और बंद हुई, फिर वह खड़े हो गए। तमाम लोग चौंक पड़े। हुसैन अली मियाँ ने गरीबान से पकड़कर नज्जन को तख्त से उतार दिया, और माँ बहन की गाली देकर बोले, तुम्हारी मजाल हो गई कि बैठ गए सोचख्वानी करे। दक्षिण पट्टी के लोगों को बड़ा गुस्सा आया, मगर हुसैन अली मियाँ डटे रहे। ये हमरे पढ़े का मजलिस है, उन्होंने इमाम बाड़े से कहा। फिर वह तख्त पर बैठ गए। नजन चुपचाप तख्त के नीचे बैठे। हुसैन अली मियाँ ने वहीं मरसिया गुनगुनाना शुरू किया, मगर अभी उन्होंने पहला ही बंद या टुकड़ा पढ़ा था कि सब्बू मियाँ मातमे हुसैन कहकर खड़े हो गए। यह इशारा था कि मरसिया खत्म हुआ, अब और अब नौहा पढ़ा जाएगा। तमाम लोग खड़े होकर मातम करने लगे। हुसैन अली मियाँ तख्त से उतर आए और सलाम पढ़े बिना ही इमाम बाड़े से निकल गए। जनाने गलियारे में से औरतें हुसैन अली मियाँ को कोसती हुई सरकने लगी। कपूरन जब अपनी खलवत के दरवाजे पर पहुंची, तो उसे दरवाजा अंदर से बंद मिला। उसने सितारा को पुकारा,
दरवाजा खुला, मगर 2-4 पल देर से खुला। गफूरन सितारा को देखकर चौंक पड़ी, क्योंकि उसके बदन से तो पकी हुई जामुन की तरह रंग चुआ पड़ रहा था। वह उसे कुछ कहे बिना अंदर चली गई। पलंग पर अब्बास का रुमाल था। गफूरन ने सितारा से कुछ नहीं कहा। हाँ, जब नज्जन आए तो उसने उससे यह जरूर कहा कि अब लोगों का गंगौली में रहना ठीक नहीं है। उत्तर और दक्षिण पट्टी के पाटों के बीच में वह क्यों आए? नज्जन ने उसे समझाना चाहा, मगर वह न मानी, और जब वह न मानी तो नज्जन को मान जाना पड़ा। आखिर हव्वा के कहने से आदम ने जन्नत छोड़ दी थी। यह तो फिर एक गांव था। शाम तक गफूरन ने सबसे विदा ले ली। तमाम औरतों ने गफूरन और तमाम मर्दों ने नज्जन को समझाया, मगर गफूरन टस से मस न हुई। आखिर इक्के पर सामान लद गया। जब इक्का नील के गोदाम के सामने से गुजर रहा था तो नज्जन ने देखा कि शंकर चमार तेजी से साइकिल पर चला आ रहा है। नज्जन ने उसे आवाज दी, मगर शंकर ने उसकी आवाज न सुनी। इक्का सड़क की तरफ बढ़ गया और साइकिल गंगोली की तरफ चली गई। मियां लोगन की सजा हो गई। शंकर ने बड़े फाटक में घुसते ही कहा। बड़ा फाटक सन्नाटे में आ गया। किसी को यकीन नहीं आया, लेकिन शंकर ने बताया कि दरोगा जी ने सारा जोर फुन्नन मियां पर लगा दिया था। अगर फुन्नन मियां मुकदमे में माखूज न रहे होते तो सजा न होती, लेकिन एक फुन्नन मियां के कारण सबकी सजा हो गई। यह खबर जब अंदर गई तो झंगटिया बो ने जनाने इमाम बाड़े के अलमों को झांक कर बड़ी शिकायत भरी नजरों से देखा। हे इमाम साहिब, आपके इतना न चाहत रहेल। फिर वह इमाम बाड़े की चौखट से लिपट कर रोने लगी। लेकिन नईमा बी ने फुन्नन मियां को कोसना शुरू कर दिया कि वही मिट्टी मिले की वजह से हम्माम को सजा हो गई है। यह खबर जब फुन्नन मियां की बीबी कुलसुम को मिली कि नईमा बी उनके मियां को कोस रही हैं, तो उन्होंने दोनों हाथ उठा उठाकर नईमा बी और हम्माम मियां को कोसना शुरू कर दिया। इस हंगामे में भला यह कौन सोच सकता था कि कल्लू की खलवत में बसाया जाने वाला परिवार कहाँ गया और क्यों गया। अब्बास ने उन्हें 2-4 दिन जरूर याद किया, मगर फिर वह उन्हें भी भूल गया। उसे एक जुलाहिन अच्छी लगने लगी, मगर गफूरन गंगोली को भूल न सकी। बात यह है कि वह सितारा की मां थी। उसने झट से सितारा को ब्याह दिया। इसके सिवाय कोई चारा न था। उसके यहाँ सतमासा बच्चा हुआ, एक बड़ा तंदुरुस्त बच्चा। इस बच्चे को सितारा के ससुराल वालों ने शक से देखा। सितारा के मियाँ ने उसे तलाक दे दी। वह गाजीपुर वापस आ गई और उसने अपने बेटे का नाम अब्बास रखा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास आधा गांव के भाग 3 उद्गम का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। उपन्यास आधा गांव के चौथे भाग मियाँ लोग का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।